हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर। आज बच्चे हमारे द्वारा जो एमसीक्यू प्रैक्टिस किए जाएंगे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मा एवं ताप गतिकी बोल सकते हो, या सामान्यतः आप वनडे एग्जाम्स कोई भी देते हो तो हीट के नाम से बच्चे एक चैप्टर आपका आता है, ऊष्मा भी आप जिसको कह सकते हैं। देखिए बच्चे, हीट वाले चैप्टर से स्पेशली आप वनडे एग्जाम अगर देते हो तो एक क्वेश्चन आपको धीरे से एग्जामिनर के द्वारा आपके एग्जाम में सरका दिया जाता है, और अक्सर हम इग्नोर करके भी चलते हैं इस चैप्टर को। तो आज वो 25 एमसीक्यू इस चैप्टर के जो 2025 के वर्ष में आप एग्जाम देने जा रहे हो बच्चे, या अब के बाद में जो एग्जाम देने जा रहे हो उनसे रेलिवेंट होगा। और पूरी की पूरी मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन बच्चे मैंने छांटे हैं इस आधार पे कि कम मेहनत के अंदर आपको डिटेल में अगर इनको कर लेते हो तो आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। तो आइए बच्चे शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, द मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड द प्रेशर कुकर विल डिपेंड ऑन। प्रेशर कुकर के अंदर बच्चे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए हम हीट देते हैं, तो उस प्रेशर कुकर के अंदर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर कहां तक पहुंचेगा बच्चे, वो किस बात पर डिपेंड करता है। देखिए, किसी भी खाना बनाने के बर्तन के अंदर जो हमारा अधिकतम तापमान पहुंचता है बच्चे, वो डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर बाहर से प्रेशर कितना डाल रहे हो। जैसे खुला बर्तन है, तो खुला बर्तन के अंदर बच्चे कितनी हीट इकट्ठा कर सकते हो वो डिपेंड करता है कि ऊपर से एयर का कितना प्रेशर पड़ रहा है उस बर्तन के ऊपर। जितना ज्यादा बच्चे वायु का दबाव उस बर्तन के ऊपर पड़ेगा उतनी हीट उस बर्तन के अंदर इकट्ठी होएगी। अब बाहर से एयर का प्रेशर ही नहीं होगा बच्चे, तो हीट निकल निकल करके बाहर चली जाएगी, कहाँ तापमान हो पाएगा आपके पानी का या खाने का। तो बच्चे, बाहर से प्रेशर पर डिपेंड करेगा। अब प्रेशर कुकर के अंदर बच्चे ये अंदर प्रेशर कितना मेंटेन होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, बाहर से आपने किस चीज का दबाव डाला है। अब प्रेशर कुकर के ढक्कन में बच्चे एक सीटी लगी होती है, वो सीटी का प्रेशर जो पड़ता है ना, उसी से अंदर हीट इकट्ठी होती है। अगर वो सीटी आपकी भारी होगी, वो ऊपर उठेगी ही नहीं थोड़ी बहुत हीट से, तो बच्चे उस प्रेशर कुकर के अंदर बहुत सारी हीट इकट्ठी हो जाएगी। दूसरी बात बच्चे, वो जो सीटी होती है उसके अंदर एक छोटा सा छिद्र होता है, छोटा सा छेद होता है बच्चे, खोल होता है जहां से हीट बाहर निकलती है। वो छिद्र अगर बड़ा होगा तो ज्यादा हीट एकदम से बाहर निकल पाएगी, तो ज्यादा हीट बाहर निकलेगी तो भी हमारा तापमान ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा। मतलब दो फैक्टर हैं बच्चे, एक तो सीटी कितनी भारी है, जितना भारी होगी उतना ही ज्यादा अंदर हीट को रोक के रखेगी वो, और दूसरा जितना आपका छिद्र होगा बच्चे उसी के हिसाब से हीट निकलेगी। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, छेद के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ फॉल, दूसरा है बच्चे आपका छेद के ऊपर रखे भार और छेद के क्षेत्रफल। बिल्कुल सर, ये आपके पास में बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। दोनों ही चीजों पे करेगी बच्चे डिपेंड आपका। ठीक है, ठीक है सर, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चे, टू स्फेयर्स ऑफ द सेम साइज एंड मेड अप ऑफ सेम मेटल। एक ही धातु से दो गोले बने हुए हैं बच्चे, एक अंदर से खाली है और दूसरा बच्चे सॉलिड है। सॉलिड का मतलब भरा हुआ है, मतलब एक आपका अंदर से खाली है, जैसे प्लास्टिक की खाली बॉल होती है ना, वैसा है। और एक बच्चे आपका अंदर से भरा हुआ, मतलब कांच की गोलियां आप खेलते थे बचपन में, भरी होती थी पूरी अंदर से। एक गोला ऐसा है जो खाली है अंदर से, एक भरा है बच्चे। दोनों एक ही मेटल से बने हैं। आपसे पूछा कि दोनों को गर्म करेंगे तो बताइए कि कौन सा ज्यादा एक्सपेंड होगा, कौन सा ज्यादा फैलेगा। देखिए बच्चे, कोई भी आपके मटेरियल, कोई मेटल है, वो फैलता है तो फैलता है किस आधार पे फैलता है बच्चे। कोई भी एक ही मेटल होगा, देखिए कॉपर की फैलने की जो रेट है, फैलने की जो कैपेसिटी है वो अलग होती है, सिल्वर के फैलने की कैपेसिटी अलग है। हर मेटल की अपनी अपनी कैपेसिटी है। अब यहाँ तो बच्चे दोनों ही एक ही मेटल से बने हैं, एक ही धातु से बने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सर, एक ही मेटल तो सर थोड़ी सी हीट, जितनी हीट दोगे तो उस हीट के अकॉर्डिंग अपने आप उतना ही फैलेगा। तो ध्यान रखें बच्चे, चाहे अंदर से खाली हो चाहे भरा हो, हीट देने पर अगर सेम मटेरियल है तो समान रूप से ये एक्सपेंड होता है। मतलब दोनों गोले जो हैं बच्चे, वो हीट देने पे समान रूप से फैलेंगे। इतना तो आप समझते हो ना कि हीट देने पर मटेरियल्स आपके फैलते हैं, तो दोनों ही गोले बच्चे आपके समान रूप से फैलेंगे सर। सी आंसर आ जाएगा, ध्यान रखें। तीसरा क्वेश्चन, लिक्विड रिमेन्स हॉट इन अ थर्मस वैक्यूम फ्लास्क बिकॉज
जो आपके पास बच्चे थर्मस फ्लास्क होता है, आपने देखा होगा, उसमें आप चाय डाल दो तो लंबे कई घंटों तक बच्चे उसके अंदर गर्म रहती है। इसके पीछे का बच्चे क्या आपका आंसर होता है? देखिए, इसकी दोहरी दीवार होती है या डबल इसके ऊपर चाहे, देखो जो थर्मस आप लेके आते हो बच्चे चाय वगैरह गर्म रखने वाला, उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है क्या इसके कारण, या फिर इसकी दीवारों पर एक एक क्रीम से परत चढ़ी होती है, मतलब ऑयल वगैरह लगाया होता है? ये तो नहीं होता सर। दोनों दीवारों के बीच की वायु निकाल दिया जाता है। ये बच्चे आपका हो सकता आंसर यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे, जो थर्मस फ्लास्क आपका होता है ना, थर्मस जो होता है आपका चाय वाला, उसमें डबल लेयर होती है, और दोनों लेयर की जो एयर है बच्चे, वायु है बच्चे, उसको भी हटा करके वैक्यूम टाइप की चीजें क्रिएट कर दी जाती हैं। या फिर थोड़ी बहुत एयर होगी, बहुत ज्यादा नहीं होती बच्चे। उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि अंदर की हीट पहली दीवार के पास जाएगी, पहली दीवार से दूसरी दीवार तक जाने के लिए उसको बीच का स्थान एयर वाला या फिर वैक्यूम वाला स्थान उसको क्या करना पड़ेगा सर? उसको क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं बच्चे, एयर जो होती है, वायु जो होती है, वो क्या है सर? वो हीट की बुरी कंडक्टर होती है। वायु बुरी कंडक्टर है, या वायु नहीं होगी तो बच्चे और भी बुरा कंडक्टर होगा हीट का। तो इससे क्या होगा सर? एक परत से अंदर वाली दीवार से बाहर वाली दीवार तक हीट आपकी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी अच्छी प्रकार से, तो अंदर की हीट अंदर ही रहेगी बच्चे। तो सही आंसर क्या होगा सर? यही होगा। दोनों ही दीवारों के बीच की जो वायु है बच्चे, उसको निकाल देते हैं, ताकि एक अंदर वाली दीवार से बाहर वाली दीवार जो है बच्चे, वहां तक आपका जाना क्या हो जाए सर? वहां तक जाना लिक्विड हीट का मुश्किल हो जाए। तीसरा क्वेश्चन बच्चे, चौथा क्वेश्चन, कार्बोरेटर इज यूज्ड इन विच इंजन? भाई हमारे पास व्हीकल्स हम चलाते हैं बच्चे, कई प्रकार के इंजन्स का उसमें उपयोग होता है। भाप इंजन है, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है। तो कार्बोरेटर किस में होता है? तो याद रखिए बच्चे, पेट्रोल इंजन में। एक्चुअल क्या होता है कार्बोरेटर का काम? क्या होता है बच्चे, जो आपकी बाइक है, मान लो पेट्रोल डलता है उसमें, तो बाइक के अंदर पेट्रोल अकेला नहीं जलता, पेट्रोल हमेशा एयर के साथ मिक्स होकर जलता है बच्चे। तो एयर और पेट्रोल को मिक्स करने का काम कौन करता है सर? कार्बोरेटर करता है। तो आंसर आ जाएगा बच्चे आपका ए वाला। पांचवा क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक झील है बच्चे, कोई लेक है, उसके पानी का तापमान माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस है। यानी ऊपर का जो पानी है बच्चे झील का, वो क्या है सर? वो जमा हुआ है। कोई झील है सर, आप जैसे कि लद्दाख वगैरह में जाओ तो झील का ऊपर का पानी बच्चे बर्फ की एक परत बन जाता है, आप सभी जानते हैं। तो बच्चे ये झील का ऊपर का सरफेस आपका जमा हुआ है, बर्फ बनी हुई है। तो उस बर्फ के जस्ट नीचे वाला पानी जो है, उसका तापमान क्या होगा आपसे पूछा है। तो ध्यान रखें बच्चे, पानी जो है वो बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और बर्फ के कांटेक्ट में जो पानी होता है, वो जब तक बर्फ नहीं बनता वो 0 डिग्री पे रहता है। हमेशा ध्यान रखें भाई, जस्ट बर्फ बनने से पहले पानी की अवस्था क्या होती है? 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री पे आपने कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था, ग्राफ पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था कि 0 डिग्री पे पानी की अवस्था भी हो सकती है, और 0 डिग्री पे ही आइस भी बन सकती है। अंतर होता है थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट का, जिसको लेटेंट हीट बोलते हो। तो बच्चे, बर्फ के कांटेक्ट में जितना भी पानी होता है हमेशा वो 0 डिग्री वाला होता है, ध्यान रखना। तो आंसर आएगा सर 0 डिग्री। छठे क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, वह ताप जिसके नीचे केवल दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित किया जा सकता कहलाता है। तो ये आपसे कहा है, ये किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बच्चे आपके किसी गैस के अणु हैं। और ये जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स है ना प्यारे बच्चों, ये जो गैस के अणु आप सभी के सामने दिए हुए हैं, तो इनको एक ऐसा तापमान होता है कि भाई इनको आप है ना एक टेम्परेचर पे रख दो, एक लो टेम्परेचर होता है बच्चे, इस तापमान पे इनको रख दो। इस गैस को आपने, ये अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग तापमान होता है बच्चे, तो आपने किसी भी तापमान पे इस गैस को रख दिया। अब ये गैस ही है अभी, लेकिन अगर आपने इसको चारों तरफ से, अगर आपने इस गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया बच्चे, आपने दबाव डाल दिया, तो ये गैस जो है ना बच्चे, ये आपका लिक्विड बन जाती है, ये आपका एक द्रव पदार्थ बन जाती है बच्चे, एक लिक्विड मटेरियल ये आपका बन जाती है। तो आप मुझे बताइए, तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए कि ये गैस आपका लिक्विड बनेगी ना प्यारे बच्चों, अगर ये गैस आपका लिक्विड बनेगी तो किस तापमान को क्या बोलोगे? मतलब ऐसा तापमान जिस तापमान पे किसी गैस को केवल प्रेशर डाल के ही आप लिक्विड बना सकते हो। नॉर्मल कंडीशन में आप गैस के ऊपर प्रेशर डाल के उसको बच्चे आप नहीं बना सकते हो सर, लेकिन कोई ना कोई टेम्परेचर ऐसा होता है, अगर उससे कम टेम्परेचर पे आपने रख दिया ना गैस को, अब प्रेशर डालो तो लिक्विड, नहीं डालोगे तो गैस, ऐसा होता है। तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं बच्चे? उसको कहते हैं क्रांतिक तापमान या क्रिटिकल टेम्परेचर प्यारे बच्चों कहा जाता है। इसके बाद सर सातवां क्वेश्चन है बच्चे,
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल देयर इज नो निगेटिव टेम्परेचर। किस तापमान पे बच्चे कभी निगेटिव में वैल्यू नहीं होती। जैसे आप देखो डिग्री सेल्सियस, इसमें आप हमेशा निगेटिव में वैल्यू देख सकते हो, कभी ना कभी जरूर देखी होगी बच्चे। और फ़ारेनहाइट में भी निगेटिव वैल्यू हो सकती है, ठीक है। र्यूमर के अंदर भी निगेटिव वैल्यू हो सकती है, लेकिन बच्चे केल्विन में कभी भी आपने, है ना, आज तक मुझे बता देना, कभी भी आपने केल्विन में नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई नहीं देखी होगी बच्चे। क्योंकि जो 0 केल्विन होता है ना प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा ऐसा माना जाता है कि भाई 0 केल्विन जो तापमान है, उससे कम तापमान हमारी अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं है। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर हमारी अर्थ पे 0 केल्विन है, ऐसा हम मानते हैं। तो जब होएगा नहीं तो बच्चे आप कहां पर किस किताब में लिखा देखोगे केल्विन को माइनस में? सबसे लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन को माना जाता है। समझ गए बात को? ओके सर, तो ये आ जाएगा केल्विन। फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? एक मोटा कांच का गिलास एक पतले कांच के गिलास की अपेक्षा आसानी से चटक जाता है जब उस पर गर्म पानी छिड़का जाता है। यानी कि बच्चे ग्लास, एक कांच का गिलास है आपके पास में, उस कांच का एक मोटा कांच का गिलास है, एक पतला सा कांच का गिलास है। आपने उसके ऊपर बहुत गर्म पानी छिड़क दिया। छिड़कते ही साथ बच्चे मोटा कांच का गिलास, उसमें दरार जल्दी आती, पतले में नहीं आती। रीजन क्या है? क्योंकि देखिए सर, आपने जैसे गर्म पानी छिड़का, मतलब गर्म पानी के अंदर होती है सर हीट, यानी ऊष्मा होती है। अब ऊष्मा जैसे ही पतले गिलास के पास पहुंची, अब कोई भी चीज हो बच्चे, हीट लेते ही साथ क्या करता है सर? एक्सपेंड करता है सर, फैल जाता है। तो पतले कांच का गिलास जो है ना, वो पतला है तो फैल सकता है, लेकिन मोटे कांच का गिलास आपने अंदर की दीवार पे, मान लीजिए आपने गर्म पानी को छिड़का, तो अंदर की दीवार है ना मोटे कांच की, फैलने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके पीछे तो मोटा है, तो और भी बहुत सारी परत है बच्चे कांच की। तो सर बाहर वाली को हीट मिली नहीं, अंदर वाली परत को हीट दे दिया। अंदर वाली फैलने की कोशिश करेगी, बाहर वाली बोलेगी नहीं मैं तो ठंडी हूं, तो बच्चे वो फैलेगी नहीं। इस संघर्ष में एक दरार पड़ जाती है सर उसके अंदर। तो इसलिए, क्योंकि बच्चे आपका ऊष्मा के कारण। तो देख लेते हैं सर, मोटा कांच पतले कांच की अपेक्षा अधिक भंगुर होता नहीं, मोटा कांच निकृष्ट गुण वाला होता नहीं, गिलास का अंतः तल उसके बाह्य तल की अपेक्षा अधिक प्रसारित होता है, ये हो सकता है बच्चे। यानी कि सर आप इंग्लिश में ऐसा बोल सकते हो, द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास एक्सपेंड मोर देन इट्स आउटर सरफेस। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए बच्चे। ड्यू टू इम्प्योरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। मान लीजिए बच्चे, ये आपके पास में सर एक बर्तन है, इसमें आपने पानी ले लिया। अब ये पानी को आप उबालते हो तो सामान्यतः 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है बच्चे, यही होता है सर नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन आपने बाहर से इम्प्योरिटी मिला दी। इम्प्योरिटी का मतलब आपने डाल दिया इसमें थोड़ा सा नमक। नमक डालते ही साथ बच्चे अब क्या होगा? अब नमक बोलेगा नहीं भाई 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा तू, मुझे भी तो हीट चाहिए मेरे भाई। तो अब नमक बोलेगा भाई अब तू 105 डिग्री सेल्सियस पे उबलना है, ध्यान रखना मैं भी हूं तेरे साथ। अब नमक आने के बाद और हीट 105 डिग्री तक का तापमान पहुंच जाएगा, तब पानी उबलेगा आपका। यानी अशुद्धि मिलाने से जो इसका क्वथनांक है बच्चे, जो उबलने का बिंदु है ना, जो आपका आप बोल सकते हो जिसको बॉइलिंग पॉइंट बच्चे, वो बढ़ गया ना। तो यही पूछा है, अशुद्धि मतलब कोई भी बाहर से दूसरी चीज मिलाना। तो अशुद्धि मिलाने के कारण क्या हुआ सर? इसका मैं बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? बढ़ गया सर। ए आंसर आ जाएगा सर किसी भी चीज का। इसलिए सादा पानी किसी के पैर पे गिरेगा तो कम जलन होती है, लेकिन नमकीन पानी किसी के पैर पे गर्म गिर गया उससे ज्यादा जलन होती है, क्योंकि बच्चों को 105 डिग्री पे गर्म हो सकता है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए बच्चे। इफ अ रेफ्रिजरेटर इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट इट विल। अगर किसी रेफ्रिजरेटर को आप सूर्य के प्रकाश में रख देंगे बच्चे, उसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट अगर बच्चे पड़ेगी तो क्या होगा सर? उसका जो ठंडा करने की बच्चे, ठंडा करने का प्रभाव है वो कम हो जाएगा सर। बाहर से सनलाइट डालोगे तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो पंप होता है, जो ठंडक उत्पन्न करने में सहायता करता है गैस को एक्सपेंड करके और कंप्रेस करके, तो बच्चे बाहर से भी हीट फेंक रहे हो, अंदर से वो हीट उत्पन्न कर रहा है, तो क्या होगा सर? उसको फिर काम करने में परेशानी होगी, उसके पंप को और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा बच्चे, और कुछ समय के बाद उसकी हार्ड वर्किंग कमजोर पड़ जाएगी। तो बच्चे कम ठंडा करने वाला प्रभाव उत्पन्न करेगा, यानी ठंडा नहीं करेगा अच्छे से। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, 10 ग्राम बर्फ के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से पॉजिटिव 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए उसमें इन चार ऑप्शन में से क्या होगा? देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना बच्चे, मैं आपको यहां बता देता हूं। बोला क्या है,
इसने बोला है आपको मास 10 ग्राम, और फिर बोला बर्फ के तापमान को -10 डिग्री सेल्सियस से +10 तक लेके जाना है। यानी टेम्परेचर लेकर के जाना है आपको -10 ग्राम से और +10 ग्राम तक लेके जाना है। तो सीधी सीधी बात है, ऑप्शन जो मिलेंगे ना वहां पर क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा कि कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी। अब कितनी हीट देनी पड़ेगी बच्चे, इसके लिए आपने क्या सोचना पड़ेगा, सिंपल सी एक बात सोचनी है। भाई ये मेरे पास में वाटर है और ये है -10 डिग्री सेल्सियस पे। अब -10 पे है तो वाटर किस फॉर्म में होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, आइस की फॉर्म में होगा, मतलब बर्फ है -10 पे। इसको मैं हीट दूंगा तो बर्फ का तापमान पहले -10 से बच्चे बढ़ता 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 कहां तक पहुंचेगा, पहले तो 0 डिग्री तक आएगा कि नहीं आएगा। और बच्चे ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ग्राफ पर आपसे मैंने 1 घंटा आपको इसी कंसेप्ट सिखाया है। अगर कोई बिल्कुल नया बच्चा है जिसने कंसेप्ट नहीं किया है तो देखो हो सकता है कि आपको समझने में परेशानी हो बच्चे, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है फिर परेशानी नहीं होनी। मैंने कहा भाई आपके पास में आइस है, -10 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, आप हीट दोगे तो पहले 10 की बजाय 9 8 7 मतलब ऐसे आएगा ना, तापमान तापमान बढ़ेगा सर, पहले 0 तक आएगा। अब 0 के बाद और हीट दोगे तो ये आइस बोलेगी भाई पहले मैं पानी बन जाती हूँ। तो बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये आइस क्या बन गई, वाटर बन गया। अब वाटर बन गया तो बच्चे इसको और हीट दोगे तो अब ये पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा और इस वाटर का तापमान बढ़ के कहां तक पहुंच जाएगा, 10 डिग्री तक। मतलब आपने हीट दी है ना, वो 3 स्टेप में हीट दी है बच्चे। पहले स्टेप में यहां पर हीट दी है, किस लिए हीट दी है, तापमान बढ़ाने के लिए, फिर आपने स्टेट चेंज करने के लिए, फिर आपने तापमान बढ़ाने के लिए, तभी तो आपको जो क्वेश्चन बोला वो स्टेट तक पहुंचोगे। देखिए बच्चे, जब भी आपको तापमान बढ़ाने के लिए हीट देनी पड़े और कितनी हीट देनी पड़ेगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सर CM∆T। और जब आपको स्टेट चेंज करने के लिए हीट देनी पड़े उसका फॉर्मूला होता है ml। जब आपको तापमान बढ़ाने के लिए फिर से वही सर CM∆T ये फॉर्मूला होता है। ये स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। अब पुट कर दो वैल्यू, C मतलब स्पेसिफिक हीट किसकी, यहाँ पर आइस हो चाहे वाटर हो। वैसे एग्जैक्टली हम आइस के केस में जो है ना बच्चे वैल्यू 0.5 लेते हैं, मतलब स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आइस के लिए 0.5 होती है, वाटर के लिए 1 होती है। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो तुम्हारे वनडे एग्जाम्स में आते हैं ना उसमें आइस और वाटर की 1 लेकर के काम चल जाता है बच्चे आपका, ठीक है। तो C की वैल्यू 1 ले ली हमने वाटर के लिए, इनटू में M मास कितना है 10 दे रखा है, डेल्टा T तापमान में कितना चेंज 10 डिग्री का चेंज, ये लो, प्लस में M ये L मतलब लेटेंट हीट। आइस की लेटेंट हीट मैंने समझाया था आपको कितनी होती है बच्चे, 80 होती है। लेटेंट हीट आइस की होती है सर 80, ठीक है। उसके बाद C वाटर के केस में फिर से वही वैल्यू, M का मतलब 10, डेल्टा T इस केस में भी तापमान 0 से 10 तक पहुंचा, 10 का चेंज हुआ, कितना होगा 100, ये 800 और ये बच्चे 800, कुल मिलाकर सॉरी ये 100, कुल मिलाकर के 1000 कैलोरी, ये आंसर आ गया। मतलब आपको 10 ग्राम जो बर्फ है उसको -10 डिग्री सेल्सियस से +10 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, 1000 कैलोरी। देख लो किसी न किसी ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा और पहले में ही लिखा हो बच्चे, ऊष्मा को 1000 कैलोरी की आवश्यकता होगी, 1000 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड फॉर हीट, दैट्स इट। ये था आपका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलते हैं और जो क्वेश्चन मैंने करवाया है बच्चे ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन इज द वीकेस्ट, कौन सा इंजन सबसे कमजोर है। सबसे कमजोर इंजन वही होगा बच्चे जो आप फ्यूल बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा और हीट बहुत कम बनेगी। तो बच्चे सबसे कमजोर होता है भाप इंजन, इसलिए तो आजकल यूज नहीं करते। और सबसे स्ट्रांग है इलेक्ट्रिकल इंजन, जिसका आजकल देखो लगभग सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रही, क्योंकि सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट है इसकी। आप जितना फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी देते हो उतना ही काम अच्छा करके दिखाता है, ठीक है। ओके सर, 13 नंबर पे आ जाइए बच्चे। एक रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में बर्फ की मोटी परत बन जाएगी, तो क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। देखिए भाई एक बात याद रखना, जो रेफ्रिजरेटर है ना बच्चे, रेफ्रिजरेटर से बहुत सारी हीट को फ्रिज बाहर फेंकता है और सबसे ठंडा स्थान होता है जो सबसे ऊपर होता है रेफ्रिजरेटर में, जहां पे बर्फ जमाते हो। अगर उस रेफ्रिजरेटर के अंदर बच्चे बर्फ जम जाए उसकी सतह पे, कई बार ये आम व्यक्ति के साथ होता भी है, उस रेफ्रिजरेटर के अंदर बच्चे अगर बर्फ जम जाए
तो बर्फ जमने से क्या होगा सर? याद रखना बच्चे, बर्फ अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर जम गई ना उस सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा, तो बर्फ क्या करती है, हीट को आर पार नहीं जाने देती है बच्चे। यानी रेफ्रिजरेटर के नीचे वाले हिस्से की हीट ऊपर नहीं आ पाएगी। अगर ऊपर नहीं आएगी तो बच्चे वो रेफ्रिजरेटर बाहर नहीं फेंक पाएगा, उसको बाहर फेंकेगा तभी तो अंदर ठंडक होती है। तो बच्चे हीट जो रेफ्रिजरेटर की है ना वो सारी नीचे के नीचे ही जमा हो जाएगी और रेफ्रिजरेटर आपका गर्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बर्फ है ना बहुत ज्यादा सरफेस पे नहीं जमनी चाहिए सर। तो आंसर होगा बच्चे इसका ये रहा, उपयोगी नहीं होती क्योंकि ऊष्मा के कुचालक होने के कारण ठंडा करने की गति धीमी हो जाती है। तो रेफ्रिजरेटर जो है बच्चे उसका जो कूलिंग करने की जो रेट है, स्पीड है बच्चे, वो स्लो हो जाएगी सर। यही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। वाई डज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉइलिंग लिक्विड नॉट इंक्रीज व्हेन हीटेड फर्दर। इसने कहा भाई मान लीजिए कि 100 डिग्री पे पानी उबल रहा है, अब उसको और हीट दोगे तो 101 डिग्री तापमान क्यों नहीं होता उसका। तो बच्चे याद रखें कि हर लिक्विड की कैपेसिटी होती है कि मैं यहाँ तक तो तापमान पे गर्म होऊंगा, यहाँ तक तो मैं अपना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बाद तो मुझे हीट दोगे ना तो मैं वाष्प बन के, वेपर बन के, गैस बन के उड़ जाऊंगा। यानी आगे वाली जितनी भी हीट होगी ना वो खर्च हो जाएगी मेरे वेपर बनने में। तो बच्चे कहने की बात यह है कि एक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, आपका क्वथनांक जो होता है, उसके बाद की हीट से क्या होता है वो खर्च हो जाती है सारी उस वस्तु को वाष्प बनाने में। तो देख लीजिए ये रहा, बिकॉज ऑल द एनर्जी इज स्पेंट इन चेंजिंग द स्टेट। क्योंकि बाद में एक बार अगर कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉईल हो गया, उबल गया ना बच्चे, उसके बाद फिर आप हीट दोगे तो वो सारी स्पेंड हो जाएगी, खर्च हो जाएगी किसमें, उसकी अवस्था बदलने में, मतलब लिक्विड से गैस बनाने में खर्च हो जाती है। तो अब तापमान नहीं बढ़ता बच्चे। 15 नंबर पे आ जाइए। वाई आर द सरफेस ऑफ हॉट वाटर टैप्स केप्ट शाइनी। जो गर्म पानी के नल होते हैं बच्चे, उनके पाइपों की जो सरफेस है, सतह है बच्चे, चमकीली क्यों होती है? देखो भाई, आपने भी पता है बच्चे कि अगर आपका मिरर है, जितना प्लेन, जितना चमकीला होता है ना, उतना ही लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता, परावर्तित कर देता है, अब्जॉर्ब नहीं करता। ऐसे ही आपने पानी गर्म करने के लिए आप घर पे क्या लगाते हो सर? वाटर हीटर लगाते हो। ये वाटर हीटर में से पानी आ रहा है किसी पाइप से, अब वो पानी का सरफेस चमकीला होगा बच्चे, तो क्या होगा सर, वो है ना जितनी अंदर की हीट है ना उसको बाहर नहीं जाने देगा, अंदर की हीट को अंदर ही रिफ्लेक्ट करके लगेगा, अंदर ही बच्चे उसको परावर्तित करके रखेगा ताकि आपका गर्म पानी लंबे समय तक गर्म रह सके सर, है ना। तो ऑप्शन में देख लेते हैं सर, क्योंकि कम ऊष्मा प्राप्त हो, क्योंकि कम ऊष्मा उत्सर्जित हो, क्योंकि अधिक ऊष्मा प्राप्त हो, अधिक ऊष्मा। तो बच्चे कम ऊष्मा उत्सर्जित हो, सो दैट लेस हीट इज एमिटेड, ताकि कम हीट बाहर जाए। अगर प्लेन होगा तो हीट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी सर। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, कुकिंग यूटेंसिल शुड बी। जो खाना पकाने का बर्तन है वो कैसा होना चाहिए? देखो बच्चे, जिस बर्तन में खाना पकाना है, पहली बात तो सर वो हीट का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, ताकि जैसे ही उस बर्तन को आप रखो आग के ऊपर तो हीट को कंडक्ट कर ले, अपने अंदर ले आए। दूसरी बात बच्चे, उसको है ना गर्म होने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और गर्म होने में जो बर्तन ज्यादा समय नहीं लेते तो उसको साइंस की लैंग्वेज में हम ऐसा बोलते हैं, उसकी स्पेसिफिक हीट, उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम है। विशिष्ट ऊष्मा कम का मतलब होता है कि थोड़ी सी हीट में ही गर्म हो जाए, ज्यादा हीट गर्म होने में ना ले। तो बच्चे स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए, और दूसरा दूसरा सर अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, अच्छा चालक होना चाहिए। तो बच्चे देखिए कहां पर है ये आपके पास में, ये रहा डी वाला, लो स्पेसिफिक हीट और हाई कंडक्टिविटी इसको कहा जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। वेयर डज इट टेक लॉन्गर टू कुक राइस। चावल को पकाने में किस स्थान पर अधिक समय लगता है? बच्चे मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर किसी बर्तन में आप खाना बना रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जितना बाहर से प्रेशर ज्यादा पड़ेगा ना उतनी ही हीट अंदर इकट्ठी होगी, और अंदर हीट ज्यादा इकट्ठी होगी तो खाना जल्दी बनेगा। अब पहाड़ों पे तो एयर ही कम होती है, पहाड़ों पे जाओगे तो एयर कम है, कम वायु होगी तो कम दबाव पड़ेगा, तो हीट ज्यादा उस बर्तन के अंदर इकट्ठी ही नहीं हो पाएगी बच्चे, हीट आपकी बाहर निकलना शुरू कर देगी। हमारे स्थल भाग, हमारी लैंड पे तो अच्छी खासी एयर है, अगर गहराई में जाओगे तो वहां तो और भी ज्यादा एयर इकट्ठी हो जाएगी बच्चे, आपका प्रेशर ज्यादा होता है।
तो पहाड़ों पे सबसे कम समय लगता है, ये सी वाला आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, इफ वाटर इज कोल्ड फ्रॉम 8 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल हैपन्स। अगर पानी को आप 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ ला करके बच्चे अगर ठंडा करते हो तो बताओ उसके साथ क्या होगा। देखो भाई, एक बात पहले मैं समझा दूं क्वेश्चन करने से पहले कि भाई पानी जो होता है ना, ये मान लो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है। इस पानी को हीट देते हो ना, तो ये पानी जब तक 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, आपने हीट दिया तो 1 डिग्री 2 डिग्री, जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ता जाएगा ना बच्चे, तो ये क्या होता जाएगा सर, ये फैलता जाएगा। सॉरी, ये पानी के साथ क्या होगा बच्चे, पानी के साथ क्या होगा, जब तक आप इसको 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दोगे तो बच्चे ये सिकुड़ता जाता है। 4 डिग्री तक क्या होगा, ये कंप्रेस होगा। 4 डिग्री के बाद और भी हीट देते जाओगे तो 4 डिग्री के बाद तुम इसको कितना भी हीट देते जाओ, कितना भी तापमान बढ़ाते जाओ, फिर बच्चे ये फैलना शुरू कर देगा, है ना, ये फैलना स्टार्ट कर देगा, फैलता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। साइंस की लैंग्वेज में सिकुड़ने को बोलते हैं वॉल्यूम का कम हो जाना, आयतन का कम हो जाना, और बच्चे फैलने को बोलते हैं आयतन का बढ़ जाना। तो बच्चे ये सिकुड़ता जाएगा, फैलता जाएगा, 0 से 4 तक सिकुड़ेगा, 4 से आगे फैलेगा। मान लो मैं इसको 8 तक लेके गया जैसा क्वेश्चन में बोला है। अब क्वेश्चन में ये बोला कि 8 से तुम ठंडा करो, ठंडा करोगे तो क्या होगा, 8 से डिग्री से 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, ऐसे ठंडा कर रहे हो ना। तो बच्चे 8 डिग्री से 4 डिग्री तक ठंडा करोगे तो क्या होगा, पहले फैल रहा था, इधर सिकुड़ेगा, इधर क्या करेगा, इधर सिकुड़ेगा बच्चे, है ना, आपका कंप्रेस होगा। 4 से पीछे जाओगे, 4 3 2 1 0, तो इधर सिकुड़ रहा था, इधर फैलेगा। मतलब अब आंसर क्या दोगे आप, अब आंसर क्या दोगे बच्चे, पहले सिकुड़ेगा फिर फैलेगा। देख लो कहां पर है ये, है ना, यस। इसका आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है, मतलब 4 डिग्री तक आयतन घटेगा 8 से 4 की तरफ, और उसके आगे फिर क्या होगा, फैलने का मतलब बढ़ेगा। तो यही आंसर हो जाएगा सर इसका, सी वाला। ये जो मैंने कंसेप्ट आपको हल्का सा बताया है, इसको जब कंसेप्ट आपने पढ़ा था, इसको बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जल का असामान्य प्रसार। आप भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आए हो तो पढ़ के आए होंगे। 90 नंबर पे आते हैं बच्चे, कैलोरीमीटर इज मेड ऑफ कॉपर बिकॉज। कैलोरीमीटर जो होता है बच्चे, कैलोरीमीटर क्या होता है सर, हीट को मेजर करने वाला एक यंत्र होता है। और बच्चे हीट को मेजर करने वाला जो यंत्र होता है वो किससे बनता है, वो बनता है कॉपर से। क्यों, तांबा विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है बच्चे, या तांबे पर जंग नहीं लगता, या तांबा बच्चे आपका क्या होता है, मजबूत होता है। तो बच्चे सही आंसर होगा आपका, तांबे की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो बच्चे कम होती है। मतलब मैंने अभी बताया स्पेसिफिक हीट का लो होने का मतलब थोड़ी सी हीट लेते ही साथ गर्म हो जाएगा, और कैलोरीमीटर का काम ही हीट को मापना है। तो बच्चे थोड़ी सी भी हीट उसके पास आए तो उसको डिटेक्ट करेगा, उसको फील करेगा, तभी तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे सर। तो आंसर आएगा सर बी वाला। 20 नंबर क्वेश्चन बच्चे, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। किसी वस्तु के द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है, ऊष्मा ली जाती है, वो किस पे निर्भर नहीं करती है बच्चे। क्या वस्तु के मास पे, मास पे तो डिपेंड करेगी सर। क्या उसके तापमान पे, तापमान पे भी करेगी बच्चे। क्या वस्तु की प्रकृति पे, भाई नेचर क्या है, हर ऑब्जेक्ट का एक अलग नेचर होता है, अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही तो हीट एब्जॉर्ब करी जाती है। लेकिन बच्चे आयतन पे डिपेंड नहीं करेगी सर, वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है बच्चे, ध्यान रखें आप इस बात को। 21 नंबर क्वेश्चन, when hot water is sprinkled on relatively hot glass it breaks, what is the reason for this। जब गर्म पानी को अपेक्षता अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है बच्चे, तो वह टूट जाता है। यानी इसने कहा है कि मान लो, देखो वैसे तो क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि गर्म पानी को या ठंडे पानी को बोल सकते हो, ठंडे पानी को बोलो फिर आप इसको, है ना, कोल्ड वाटर ले लो, ऐसे ये सही रहेगा। जब ठंडा पानी को हम किसी बहुत ही गर्म गिलास के ऊपर छिड़कते हैं तो बच्चे क्या होता है, वो आपका अचानक क्या होता है बच्चे, वो टूट जाता है। ऐसा क्यों, देखो भाई गिलास आपका गर्म है मान लो,
उसके पास बहुत सारी हीट है। आपने ठंडा पानी छिड़का, पानी छिड़कते ही पानी ने क्या किया, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि गर्म चीज से ठंडी की तरफ चलती है। अब गिलास की हीट पानी की जहां भी बूंद गिरी ना उसकी तरफ चली गई, हीट चली गई। जब हीट जाती है, जब हीट जाती है तो कोई भी चीज हो बच्चे वो कंप्रेस होती सिकुड़ती है। तो कांच का गिलास जो है ना बच्चे, उस पर ठंडा पानी फेंकते ही साथ वहीं से सिकुड़ने की कोशिश करेगा। बाकी का गिलास तो गर्म है, वो फैलने की ही कोशिश करेगा। तो बच्चे कुछ कांच का हिस्सा सिकुड़ेगा, कुछ फैलेगा, तो इसी केस में दरार पड़ जाती है उसके अंदर। तो अचानक ही गिलास क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा बच्चे। ये आपका आंसर हो जाएगा सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल गेट्स हीटेड ड्यू टू, जो आपकी विद्युत केतली होती है ना, केटल लेके आते हो आप पानी गर्म करने के लिए, उसमें पानी गर्म किस कारण से होता है बच्चे। उसमें देखो, जो केटल का सरफेस है ना बच्चे, इस केटल के सरफेस से हीट निकलती है, और ये हीट निकलने से यहाँ पर जो सबसे नजदीक पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल गर्म होते हैं बच्चे। गर्म होकर के ये मॉलिक्यूल ऊपर चले जाते हैं, और जो ठंडे मॉलिक्यूल है वो नीचे आ जाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल भी आपके क्या होंगे सर, गर्म हो जाएंगे, फिर ये मॉलिक्यूल भी ऊपर जाएंगे, ऊपर से ठंडे नीचे आएंगे। मतलब लिक्विड चीज जो है ना बच्चे, वो गर्म होती जा रही है, यानी हीट का ट्रांसफर लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर हो रहा है। और बच्चे मैंने क्या कहा था आपको, जब भी सॉलिड पार्टिकल के अंदर हीट का ट्रांसफर हो तो उस मेथड को कंडक्शन कहा जाता है। जब भी किसी लिक्विड या गैस के अंदर हीट का ट्रांसफर हो उसको कन्वेक्शन कहा जाता है, संवहन कहा जाता है। तो बच्चे यहाँ लिक्विड की बात है, तो आंसर आ जाएगा बी वाला। 23 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमस ह्यूमन्स फील अनकंफर्टेबल ड्यू टू ह्यूमिडिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इट। यानी कि जब है ना, जब बच्चे आर्द्रता हो जाती है वायु में, यानी वायु में चिपचिपाहट हो जाती है, नमी ज्यादा हो जाती है, तो हमें अनकंफर्टेबल सा फील होता है कई बार। ऐसा क्यों बच्चे, क्योंकि देखो, अगर वायु के अंदर बच्चे पहले ही नमी ज्यादा होगी तो गर्मियों में हमें जो पसीना आया है वो पसीना उड़ने की कोशिश नहीं करेगा। भाई सामान्यतः क्या होता है कि गर्मी ज्यादा होती है तो हमें जो पसीना आता है ना वो वाष्प बन के और वायु के अंदर मिक्स होता रहता है। जब हमारी स्किन से पसीना वायु में जाता है ना बच्चे, तो हीट भी लेकर के जाता है, क्योंकि पसीने को वेपर बनने के लिए, वाष्प बनने के लिए हीट की आवश्यकता है, वो हमारी स्किन से लेकर के जाता है। तो हमारी स्किन से हीट गायब हो रही है, हमें ठंडक मिलती है पसीना आने के बाद। लेकिन जहां ह्यूमिडिटी पहले ही होगी, जहां वायु के अंदर बच्चे नमी की मात्रा पहले ही ज्यादा है सर, तो वहां पर आप सोच के देखिए कि हमारा पसीना जाएगा ही नहीं एयर में। एयर बोलेगी भाई सुन भाई पसीना मेरे पास पहले ही बहुत नमी है यार, मैं नहीं ले सकती तुझे भाई, वो हमारी स्किन के साथ ही चिपका रहेगा, वेपर ही नहीं बनेगी, हीट ही लॉस नहीं होगा हमारी बॉडी का, हमें क्या होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, गर्मी फील होगी। तो मतलब ये है बच्चे, पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, ये ह्यूमिडिटी के कारण नहीं जाना, यही आंसर होगा। The given graph shows the change in temperature of an object when heat is given to it. Which of the following parts of the graph correctly represent the latent heat of the object? याद करो बच्चे, हीट वाला चैप्टर मैंने आपको दूसरी क्लास आपको करवाई थी, उस दूसरी क्लास के अंदर ये ग्राफ मैंने समझाया था। मैंने कहा था जब भी ये ग्राफ ऐसे चले मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और हीट भी बढ़ रही है। जब ये ग्राफ केवल एक ही दिशा में चले मतलब अवस्था परिवर्तन हो रहा है। फिर से जब ग्राफ ऊपर की तरफ चले मतलब हीट भी बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। बिल्कुल जो बच्चे जिन्होंने ग्राफ नहीं पढ़ा तो मत बुद्धि लगाओ, मुझे पता नहीं समझ में आएगा। अब पहले से बेसिक्स अच्छे हैं तो अलग विषय है, नहीं तो कंसेप्ट करना पड़ेगा भाई। कम से कम 25 मिनट का अगर आप था, तो अभी मैं 25 मिनट एक क्वेश्चन में दूंगा, क्योंकि अभी मेरा उद्देश्य प्रैक्टिस करवाना है, कंसेप्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने की। और जब ग्राफ एक ही दिशा में चलेगा तो मतलब स्टेट चेंज हो रही है, जब स्टेट चेंज होती है तो लेटेंट हीट बोलते हैं, और जब दोनों चीजें बदलती हैं तो स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। यहां बोला बच्चे कि बताओ इस ग्राफ के अंदर लेटेंट हीट कहां शो हो रही। लेटेंट हीट गुप्त उष्मा का मतलब जो अवस्था बदल दे, अवस्था यहां बदल रही है, यहां बीसी और डीई, यहां पर ये रहा बीसी और डीई, दो जगह पे हीट कौन सी है, लेटेंट हीट है बच्चे। फिर आ जाए 25 नंबर पे, हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चे, जूल पर किलोग्राम। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है बच्चे कोई भी आपके पास में मटेरियल है, मान लो जैसे इस बर्तन में ये पानी है आपका, है ना, इसको आपने हीट दी बच्चे, इसको आपने हीट दी, ऊष्मा दी, तो बच्चे इसका
1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए, इस 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए, इस वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए कितनी हीट आपको देनी पड़ रही है, उसी को कहा जाता है सर हमारे द्वारा, क्या कहा जाता है सर, हीट कैपेसिटी कहा जाता है। तो इसका यूनिट होती है बच्चे जूल अपॉन में किलोग्राम, बच्चे इसको हमारे द्वारा बोला जाएगा, ठीक है, जूल अपॉन में किलोग्राम। तो ये थे बच्चे आपके 25 क्वेश्चन। बात की हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थोड़ी सी प्रैक्टिकल टर्म होती है, डिफरेंस भी होता है, लेकिन याद रखें जहां भी हीट कैपेसिटी का जिक्र आ गया ना बच्चे, वहां पर तापमान बढ़ाने की ही बात होती है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है सर। सो यहीं तक करते हैं, आज ये हीट वाले क्वेश्चंस थे बच्चे जिनको हमने प्रैक्टिस किया। तो फिर से एक अगले सेशन के अंदर मुलाकात होगी आप सभी से। जय हिंद भाई।